पहले स्टैंडर्ड में HIC 1 में हमने मैनुअल के बारे में बात की थी, सारे प्रोग्राम के बारे में बात की थी। अब HIC 2 में हम जो बात करने वाले हैं वो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए ना, फंड चाहिए ना। तो यहां पर बात होगी मैनेजमेंट को आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे इस HIC मैनुअल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए आपके मैनेजमेंट को, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, उसको फंड एलोकेट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक HIC का बजट होना चाहिए। हर साल का एक बजट होना चाहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल पे हम इस साल कितना खर्च करने वाले हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर हो सकती हैं वो आप समझ लीजिए, उसी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी हर एरिया में, जहाँ पर भी पेशेंट केयर एरिया हैं तो स्टाफ को डेफिनेटली PPE चाहिए काम करने के लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए काम करने के लिए। तो वो आपके पास अवेलेबल होने के लिए फंड जब आपका एलोकेट होगा तभी तो वो चीज़ें मंगाई जाएंगी एडुकेट मात्रा में। तो पिछले साल का रिफरेंस लेके कि पिछले साल हमारा ग्लव्स कितने लग गए थे, मास्क के यूज हो गए थे, है ना, कितने सैनिटाइजर यूज हो गए थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना फ्यूचर का बजट बना सकते हो रिक्वायरमेंट के। देन आपका हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, ये आपको प्रोवाइड करना होगा हर पेशेंट केयर एरिया में स्टाफ के लिए। ठीक है, अब हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। वो ये हैं कि ये जो हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हो इसमें जो टैप हो वो नो टच टाइप की हो, मतलब आपको हाथ से टैप को बंद ना करना पड़े, क्योंकि हाथ धोए और फिर उस टैप को टच किया तो इन्फेक्शन फिर से स्प्रेड हो सकता है। तो एल्बो ऑपरेटेड हो या सेंसर वाले हो या फुट ऑपरेटेड हो, इस टाइप के आप वॉश बेसिन लगाइए जहां पर हैंड से टैप को खोलना या बंद करना ना पड़े। क्लियर है? इसके अलावा हैंड वॉशिंग फैसिलिटी जहां पर हो वहां पर हाथ को ड्राई करने के लिए विदाउट कंटेमिनेशन भी आपके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे आप क्या लगा सकते हैं, टिश्यू डिस्पेंसर। तो टिश्यू डिस्पेंसर आप वहां पर यूज करेंगे हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज के नियर बाय, क्योंकि टॉवेल आप बार बार उससे हाथ पोंछेंगे, बाकी लोग पोंछेंगे तो वो इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाएगी। तो इसलिए आपके पास टिश्यू डिस्पेंसर होना चाहिए, जिससे कि मेनली फोकस क्या है, नो टच, एक से दूसरा कोई उस चीज को टच ना कर पाए। क्लियर है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टिश्यू डिस्पेंसर हो आपका, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हो, हैंड रब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराना है हर पेशेंट केयर एरिया में, जिससे कि बिटवीन पेशेंट्स एक से दूसरे पेशेंट को जब टच कर रहे हैं तो उस बीच में आप हैंड सैनिटाइज कर लें एटलीस्ट। तो इसीलिए कुछ हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, हर बेड के ऊपर स्टैंड लगा देते हैं, उसमें हैंड रब रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं, सो दैट कि अगर कोई भूल भी जाए तो जब वो पेशेंट के पास जाए तो अपना हैंड सैनिटाइज करे, फिर पेशेंट्स को टच करे, फिर पेशेंट का कोई सराउंडिंग चीज़ है उसको छुए। तो छूने से पहले, छूने के बाद भी पेशेंट को हैंड रब या हैंड वॉश करना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, जब हम रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे। अब इतनी चीज़ें आपने अवेलेबल करा दी, जगह जगह अवेलेबल करा दी, जैसे पेशेंट के रूम में घुस रहे हैं वहीं पर आपने एक हैंगर पे आपने डिस्पेंस ये सैनिटाइजर जो है वो हैंग कर दिया है। तो जब बाहर ही हैंग है और आपने एक वहाँ पर साइनेज भी लगा दिया, प्लीज सैनिटाइज योर हैंड बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम। तो जब बार बार चीज़ें दिखेंगी क्योंकि आपने अवेलेबल कराई हैं, तो फिर वो प्रोटोकॉल्स भी फॉलो होने में आसानी होगी। आपने अवेलेबल ही नहीं कराई, ढूंढना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, हाँ जी सैनिटाइजर ला दो, वो कहते हैं अभी तो ख़त्म हो गया, लेके आते हैं स्टोर से।
तो फिर तो प्रोटोकॉल कहाँ से फॉलो होंगे। तो इसीलिए रिसोर्सेज एडुकेट मात्रा में आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, और जितनी अवेलेबिलिटी आप रिसोर्सेज की ज़्यादा कराएंगे उतना ही हम इन्फेक्शन कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, तो पीपीईज हो गए आपके, ग्लव्स, मास्क, अप्रेन, इवन आपकी जो स्पिल किट बनती है, तो उस स्पिल किट के लिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, उसके लिए आपके जो येलो बैग होते हैं, रेड बैग होते हैं जो डस्टबिन्स के लिए, वो अवेलेबल कराना। बायोमेडिकल वेस्ट नहीं तो किस टाइप से आप सेग्रीगेट कर पाएंगे। वो जो कलर कोडेड जो पॉली बैग आते हैं, वो पॉली बैग आपके पास है ही नहीं, तो फिर तो आपका प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं हो रहा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, क्योंकि उस पॉली बैग में रख के ही तो वो बायोमेडिकल वेस्ट जाना है। तो एडिक्वेट मात्रा में आपको वो सारा सामान मंगाना होगा। ठीक है, इसके अलावा हैंड वॉशिंग, हैंड रब के अलावा आपको ट्रेनिंग के लिए भी अपने बजट में ध्यान रखना होगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है स्टाफ को एजुकेट करने के लिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेनिंग। ठीक है, आप कौन से केमिकल्स यूज करेंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। आईसीयू में आप वाइपिंग करेंगे तो कौन सा केमिकल से वाइपिंग होगी, कितनी बार होगी, ओटी में कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा, वो सब एस्पेक्ट्स आपको अपने बजट में, इन्फेक्शन कंट्रोल के बजट में ध्यान रखना होगा। तो रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए आपको अपना बजट बनाना होगा, और उस बजट में ये सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप रिसोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं तो आपको आइसोलेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इट मीन्स अगर आपके पास पेशेंट कोई इन्फेक्टेड आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, एयरबोर्न इन्फेक्शन का, तो उस केस में आपको पेशेंट को आइसोलेट करना होगा, तो आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट भी है। इट मीन्स आपके पास आइसोलेशन रूम होना चाहिए। और जब आइसोलेशन रूम होगा तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैंडर्ड में कि आपके पास इसके लिए इस बैरियर नर्सिंग, रिवर बैरियर नर्सिंग प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करना ही करना है। एज एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, यानी कि जो पेशेंट्स आईसीयू में हैं उसके अलावा जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको आप आइसोलेट कर देंगे डिफरेंट रूम में। स्टाफ भी जो होगा इस रूम में काम करने के लिए वो डेजिग्नेटेड होगा, वो सेम स्टाफ इधर और उधर दोनों जगह नहीं घूम रहा होगा, वो उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ होगा। जैसे कोविड जब आया था तो कोविड के लिए स्पेशल टीम बनाई थी ना, डेडिकेटेड टीम बनाई थी कि ये स्टाफ हमने असाइन कर दिया है जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करेगा। तो एक टाइप के पेशेंट्स हो गए, उसको हमने एक जगह डिफरेंट वार्ड में शिफ्ट कर दिया, कोविड के सारे पेशेंट एक साथ, तो उसको भी हम आइसोलेशन बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, कोहोर्ट बोलते हैं हम उसको आइसोलेशन। तो क्योंकि एक टाइप की बीमारी वाले पेशेंट्स को एक साथ कर दिया, लेकिन बाकी जो हैं उनसे अलग कर दिया। बट स्पेसिफिक एयरबोर्न इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को हम आईसीयू में आइसोलेशन रूम जो बनाते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। उस रूम में नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर आप समझते हैं? नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर समझ लीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है कि वहाँ का जो एयर है वो बाहर जाएगा, लेकिन बाहर का एयर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन्ड है, मतलब ज़्यादा प्रेशर मेंटेन्ड है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है बाहर से तो एयर अंदर आएगी लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा है, जब पेशेंट को इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, तो हमें कहाँ रखना चाहिए? नेगेटिव प्रेशर रूम में, क्योंकि वो बाहर इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वहाँ पर प्रेशर नेगेटिव है। क्लियर है? और जब पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है तो पॉजिटिव प्रेशर रूम में, तो इसीलिए ओटी का प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव, और आइसोलेशन का नेगेटिव होता है, आईसीयू का भी पॉजिटिव होता है। आईसीयू में भी पेशेंट को हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है, लेकिन जैसे ही वो आइसोलेशन में जाएगा तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव प्रेशर के लिए आपको उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स करने होते हैं और इसको मॉनिटर भी करना होता है। क्लियर है? मॉनिटर कैसे करेंगे? आइसोलेशन रूम में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए मॉनिटर लगाएं, उस मॉनिटर को डेली बेसिस पे चेक करें, उसको रिकॉर्ड करें कि कितना प्रेशर है। क्लियर है? तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अगेन आपको अपने बजट में प्लान करना होगा कि आइसोलेशन फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। क्लियर है? सो ये बेसिकली रिसोर्सेज की बात करता है स्टैंडर्ड। चलिए, थैंक यू।